मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल यानी कि समतांश पूंजी की लागत को ज्ञात करेंगे। समतांश पूंजी की लागत ज्ञात करने के लिए हम कह सकते हैं कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। क्यों कॉम्प्लिकेटेड होगा? क्योंकि इस पे जो डिविडेंड की रेट होती है वो निश्चित नहीं होती है, यानी कि यहाँ पे जो कॉस्ट की कैलकुलेशन करना है वो थोड़ा सा टफ है। क्यों है? क्योंकि डिविडेंड का रेट हमें नहीं पता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर में क्लियर था कि हमें जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनको इश्यू करते समय उसकी जो डिविडेंड होती है, डिविडेंड की रेट होती है वो फिक्स कर दी जाती है या निश्चित कर दी जाती है। क्लियर है आपको? बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। समतांश पूंजी की लागत रहित पूंजी नहीं है, तो फिर क्या हम कह सकते हैं कि इस पे जो डिविडेंड रेट है वो फिक्स नहीं है, तो क्या ये विदाउट कॉस्ट की कैपिटल होती है? क्या इस पे कोई कॉस्ट नहीं लगती है? क्या हम ऐसा मान सकते हैं क्या? तो इसका आंसर आएगा नो। क्यों आएगा नो? क्योंकि देखिए, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनके प्रत्याय की आशा करते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं कंपनी के, वो हमेशा चाहेंगे कि हमें रिटर्न कुछ ना कुछ मिले कंपनी से। तो ये जो एक्सपेक्टेशन होती हैं शेयर इक्विटी शेयर होल्डर की, ये जो आशाएं होती हैं, यही समतांश पूंजी की लागत है। यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल की जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर एक्सपेक्टेशन करते हैं कंपनी से, आशा करते हैं कि हमको भी रिटर्न मिलेगा कंपनी के, जो सबको प्रॉफिट देने के बाद हमारे लिए भी कुछ मिलेगा, वही कंपनी की आप कह सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल की कॉस्ट होती है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, क्या समतांश पूंजी एक लागत रहित पूंजी होती है? तो उसका आंसर होता है नहीं, ये विदाउट कॉस्ट नहीं होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी कंपनी का इक्विटी शेयर हम कब परचेज करेंगे? जब कंपनी की गुडविल अच्छी हो और कंपनी से कुछ ना कुछ रिटर्न इक्विटी शेयर होल्डर को मिले, तभी वो कंपनी क्या करेगी, तभी वो इन्वेस्टर्स कंपनी के इक्विटी शेयर को परचेज करना चाहेंगे। चलिए इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इसके कितने मेथड हैं। देखिए, प्रैक्टिकल रूप से इसको सॉल्व करने के लिए 4 मेथड इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ जाता है 7 मार्क्स का, कि एक्सप्लेन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, यानी समतांश पूंजी की लागत को समझाइए। तब हमें कुछ उसकी डिटेल देनी होती है, और जहाँ तक डिटेल हो हमें उनको पॉइंट वाइज डिस्कस करना चाहिए। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इसके कितने मैथड हैं। फर्स्ट मैथड है इसका डिविडेंड यील्ड मेथड, यानी लाभांश प्राप्ति विधि। इसे हम डिविडेंड प्राइस रेशियो मेथड भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सेकंड नाम आपको बिल्कुल याद रखना है, डिविडेंड, या इसे प्राइस रेशियो मेथड भी कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है। डिविडेंड यील्ड मेथड का मतलब क्या होता है? देखिए, इस मेथड में ये मान्यता या एजम्पशन होती है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, जो भी इन्वेस्टर है, अब विनियोग करता है, वो अपनी एक मेहनत की जो कमाई होती है, जो सेविंग होती है, उसे क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कंपनी के शेयर परचेज करने में। अब वो इन्वेस्टर क्या चाहता है कि जितनी मार्केट में वैल्यू है, कम से कम बाजार के मूल्य के बराबर मुझे रिटर्न मिले। क्यों? क्योंकि वो उसकी जो सेविंग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस मेथड में क्या होता है कि कोई भी इन्वेस्टर्स अपनी सेविंग को जब भी इन्वेस्ट करेगा तो वो चाहेगा कि मार्केट के रिटर्न के बराबर उसे, मार्केट की प्राइस के अकॉर्डिंग उसे पेमेंट मिलना ही चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये समतांश पूंजी की लागत जो ज्ञात किया जाता है इस मेथड में, उसमें इसको आप कह सकते हैं मार्केट प्राइस के बराबर इसको किया जाएगा। तो सिंपल है, मार्केट प्राइस का नाम आ रहा है तो इसके फॉर्मूले में भी आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? DPS, यानी कि जो करंट रेट ऑफ डिविडेंड पर शेयर है, अपॉन MP, यानी मार्केट प्राइस पर शेयर, मल्टीप्लाई 100। KE का मतलब आप समझ गए होंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इक्विटी की बात कर रहे हैं इसलिए E आ गया, प्रेफरेंस शेयर होगा तो P आ जाता, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। DPS का ध्यान रखिएगा, जो डिविडेंड लेंगे वो करंट रेट ऑफ डिविडेंड पर शेयर होगा, आपको ध्यान रखना है करंट रेट का। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, मार्केट प्राइस जो रहेगी, मार्केट प्राइस उसके बारे में बात की गई है, यानी कि मार्केट प्राइस पर शेयर कितनी है, मल्टीप्लाई 100।
क्लियर है आपको? इसमें आपको चीज़ कौन सी याद रखनी है कि इन्वेस्टर सेविंग करेगा तो वो ये एक्सपेक्टेशन कंपनी से रखेगा कि मुझे मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग तो मिले पेमेंट। तो ये इसी कारण इस मेथड का आप कह सकते हैं उद्गम या ओरिजिन हुआ। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। बात करते हैं सेकंड मेथड की, अर्निंग यील्ड मेथड यानी उपार्जन प्राप्ति विधि। इस विधि को हम अर्निंग या प्राइस रेशियो मेथड भी कहते हैं, यानी कि हम इस मेथड को क्या कहते हैं, प्राइस रेशियो मेथड भी बोल सकते हैं। इस मेथड का जो कंसेप्ट है उसमें आपको ध्यान रखना है कि ये मेथड जो है उसकी ये एजम्पशन है या कह सकते हैं एक मान्यता है इम्पोर्टेंट, ये मानती है कि तो मार्केट वैल्यू है, जो मार्केट वैल्यू है वो कह सकते हैं कि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ इन्वेस्टर कैपिटल। जो मार्केट प्राइस होती है, जो मार्केट मूल्य होगा, बाजार मूल्य, वो आपकी विनियोजित पूंजी का कह सकते हैं वैल्यू प्रेजेंट करता है। जो मार्केट प्राइस है वो आपने जो इन्वेस्ट की है उस कैपिटल की वैल्यू को प्रेजेंट करता है। क्लियर है आपको? इसमें एक लाइन ही याद रखनी है कि जो भी बाजार मूल्य होता है वो विनियोजित पूंजी के विनियोग मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। जो आपने इन्वेस्ट की है उसकी वैल्यू को कौन प्रेजेंट करेगा, मार्केट प्राइस प्रेजेंट करेगा। और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि नाम से ही पता है अर्निंग यील्ड मेथड है तो EPS अपॉन MP मल्टीप्लाई 100। फर्स्ट मेथड में हमने DPS यानी डिविडेंड यील्ड की बात की थी, इसलिए डिविडेंड पर शेयर अपॉन MP मल्टीप्लाई 100, और यहाँ पे अर्निंग यील्ड है इसीलिए अर्निंग पर शेयर अपॉन MP मल्टीप्लाई 100 बात कर रहे हैं। थर्ड मेथड है डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड। बिल्कुल क्लियर है कि डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड है, यानी कि डिविडेंड यील्ड की भी बात कर रहा है साथ में वो ग्रोथ की भी बात कर रहा है। तो डिविडेंड यील्ड में जो आपने फॉर्मूला लगाया था DPS अपॉन MP मल्टीप्लाई 100, तो सेम फॉर्मूला लगेगा DPS अपॉन MP मल्टीप्लाई 100, लेकिन यहाँ पे प्लस G लग जाएगा, यानी ग्रोथ लग जाएगा। देखिए ग्रोथ इस मेथड में क्या होता है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो अपनी आप कह सकते हैं जो चल रही होती है डिविडेंड उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, वो चाहते हैं कि टाइम टू टाइम यानी प्रति वर्ष हर ईयर आपकी जो डिविडेंड रेट है वो इंक्रीज हो, इसीलिए प्लस ग्रोथ किया गया है। यानी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो चाहते हैं कि हमें जो डिविडेंड मिलता है उसमें कम से कम ग्रोथ होनी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इंक्रीज जो हो डिविडेंड रेट में उसी को क्या कहा गया है, ग्रोथ। क्लियर है? यहाँ पे G हो जाएगा प्लस में। नेक्स्ट बात करते हैं रियलाइज्ड यील्ड मेथड यानी वसूली गई प्राप्ति में मेथड। इसमें देखिए इस मेथड में क्या होता है कि जब भी आप वसूल करते हो तो आप कह सकते हैं कि जो विशेषज्ञ हैं या जो स्पेसिफाइड हैं उन लोगों का ये मानना है कि जो मैनेजर्स होते हैं, फिनेंशियल मैनेजर हैं, उन लोगों का ये मानना होता है कि न तो जो शेयर्स होते हैं उनकी भावी अर्जन राशि और न अंशों का भावी मूल्य ठीक प्रकार से ज्ञात हो सकता है, जो हमने अभी तक मेथड में बात की थी। जो इक्विटी शेयर की कैपिटल है उसकी कॉस्ट का पता लगाने के लिए आप कुछ जितने भी ईयर्स होते हैं जो लास्ट ईयर के जो ईयर्स होते हैं, जो आपने लास्ट ईयर में जितने भी डिविडेंड को बांटा है, डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूट किया है, उनके डिविडेंड की रेट को आप कह सकते हैं इक्विटी शेयर की कैपिटल का पता लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस मेथड में आपको एक वर्ड याद रखना है, वो ये याद रखना है कि कुछ वर्षों से प्राप्त किए गए लाभांश की दरों का, यानी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनकी कह सकते हैं कि कुछ टाइम से जो मिल चुका है उनको डिविडेंड, उनके बेस पे हम इक्विटी शेयर की कॉस्ट का पता लगा सकते हैं। यानी पास्ट डिविडेंड रेट होगा उसी को हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे। पास्ट डिविडेंड रेट का जो कैलकुलेशन करके हम फ्यूचर रेट की कैलकुलेशन करेंगे। इस मेथड में क्या होता है कि जो लास्ट ईयर के जितने भी डिविडेंड हैं उनका एवरेज निकाल कर हम कह सकते हैं एक इंडिकेट जो कह सकते हैं रिजल्ट है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस मेथड में आपको ध्यान रखना है कि लास्ट ईयर के जितने भी आप कह सकते हैं जितने भी डिविडेंड रेट आपने दी है कंपनी ने, उसकी एवरेज के बेस पे हम क्या करेंगे, जो नए फ्यूचर की ग्रोथ रेट है उसका पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये सारी बात हो गई मार्केट प्राइस पे हमने बात की, सारे इन 3 मेथड में तो हमने मार्केट प्राइस की बात की। ये मेथड तो सिर्फ ग्रोथ का एवरेज निकालने की बात कर रहा था, इसलिए इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन ये सारी बात तो कर रहे हैं पुरानी कंपनी की जो कि मार्केट प्राइस का पता लगा रहे हैं। लेकिन अब सपोज दैट ये मानते हैं कि कोई नई कंपनी है जो इक्विटी शेयर को इश्यू करती है, तो उसे मार्केट प्राइस कैसे पता चलेगी, तो वो तो किस पे निकालेगी, NP यानी नेट प्रॉफिट पे
निकालेगी। यानी कि जब तक कोई कंपनी है या जब कोई कंपनी है अपने न्यू इक्विटी शेयर को इश्यू करती है तो कह सकते हैं उसी मार्केट प्राइस का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए वो न्यू इश्यू जब भी करेगी कंपनी, वो आप देखते हैं बहुत से, जब भी कंपनी नए शेयर या इक्विटी शेयर इश्यू करती है तो उसे बहुत से अंडरराइटर का कमीशन देना होता है, ब्रोकरेज देना होता है, ठीक है, और साथ ही बहुत ही ऐसे एक्सपेंसेस करने होते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसकी गणना करने के लिए जो मार्केट प्राइस होगा, अगर सपोज दैट क्वेश्चन में आपकी मार्केट प्राइस है उसमें से हम ये सारे एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे, तब हमें नेट प्रोसीड अमाउंट है वो मिल जाएगी और उसके बेस पे हम क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में क्लियर दे रखा है कि एक नई कंपनी इक्विटी शेयर इश्यू करती है तो इसमें आपको इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है कि आपको एनपी नेट प्रोसीड करनी है। तो यहाँ पे देखिए कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर डीपीएस अपॉन एनपी मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे जहाँ पे आपने एमपी किया है वहाँ आपको सब जगह क्या करना है, एनपी यानी नेट प्रोसीड करना है। जैसे डीपीएस अपॉन एनपी मल्टीप्लाई 100, ईपीएस यहाँ पे हमने मार्केट प्राइस पे निकाली है, यहाँ पे क्या निकालेंगे, ईपीएस अपॉन एनपी मल्टीप्लाई 100। ये देखिए यहाँ पे न्यू इश्यूड इक्विटी शेयर हमने लिख दिया है कि न्यू, जब भी कोई कंपनी न्यू इक्विटी शेयर इश्यू करेगी तब डीपीएस अपॉन एनपी मल्टीप्लाई 100 प्लस जी। इस फोर्थ में जो हमने जितने भी मेथड यूज़ किए हैं उसमें सिर्फ ऊपर वाले मेथड में सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मार्केट प्राइस है और यहाँ पे नेट प्रोसीड का यूज़ किया गया है। क्लियर है आपको? इसे हम एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं, इन सारे मेथड की कैलकुलेशन करते हैं और इसमें जो यूज़ किया गया है एग्जाम्पल वो आपके कह सकते हैं क्वेश्चन पेपर से ही लिया करते हैं। इसके एग्जाम्पल की कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल में हमने एक एग्जाम्पल लिया है, उससे हम सारे मेथड को क्लियर करते हैं। डिविडेंड यील्ड मेथड का फॉर्मूला क्या था, अभी हमने देखा डीपीएस अपॉन एमपी मल्टीप्लाई 100, डिविडेंड पर शेयर करंट का डिविडेंड पर शेयर अपॉन एमपी मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई 100। अर्निंग यील्ड मेथड का ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर और अपॉन एमपी मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100। क्लियर है? इसको हम एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। क्या आएगा क्वेश्चन, इश्यू 2000 इक्विटी शेयर, एक कंपनी है जो 2000 इक्विटी शेयर इश्यू करती है, 100 ईच फुल्ली पेड अप है, ठीक है। अब देखिए कंपनी अर्न प्रॉफिट 20,000 आफ्टर टैक्स, कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है 20,000 का कर के बाद। मार्केट प्राइस दे रखी है 160, डिविडेंड पर शेयर दे रखा है 8, कितना है 8। ग्रोथ रेट दे रखी है, चलिए हमने ग्रोथ रेट वाला फॉर्मूला भी ले लिया है आपका, ग्रोथ रेट दे रखी है 5%। क्लियर है? चलिए सबसे पहले निकालते हैं डिविडेंड यील्ड मेथड का यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। डीपीएस का फॉर्मूला था 8, यहाँ पे डिविडेंड पर शेयर कितना दे रखा है 8 लिख दिया। मार्केट प्राइस डायरेक्ट दे रखी थी 160 मल्टीप्लाई 100, तो कम्स टू कितना आ गया, ये आ गया आपका 5% यानी 5%। ईपीएस निकालने के लिए ईपीएस की डायरेक्ट नहीं दे रखा है तो हम ईपीएस की निकालेंगे कैसे, 20,000 का आपका प्रॉफिट है, 2000 के इक्विटी शेयर सॉल्व किए गए, ठीक है, सॉरी इश्यू किए गए, तो 20,000 यानी 20,000 अपॉन 2000, तो ये आपका ईपीएस आ जाएगा कितना 10। क्लियर है आपको? तो ये आ जाएगा हमारा फॉर्मूला 10 अपॉन 160 मल्टीप्लाई 100। 10 क्या आ गया ईपीएस, क्वेश्चन में ईपीएस नहीं था इसीलिए हमने निकाला। प्रॉफिट कितना था 20,000 और इक्विटी शेयर कितने इशू किए थे 2000, इसीलिए ईपीएस आ गया 10। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो आ गया 6.25%। थर्ड फार्मूला था जिसमें आपने डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड देखा था, उस फार्मूले में डिविडेंड यील्ड जितना ही आपका ये फार्मूला लगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे 5% ग्रोथ है। इस फार्मूले में हम देखें डीपीएस कितना है 8, क्वेश्चन में 8 था, मार्केट प्राइस कितना है 160 मल्टीप्लाई 100 और प्लस ग्रोथ रेट क्वेश्चन में दे रखी थी 5%, तो 5% से हमने निकाला। इसे सॉल्व करने पर आपका आया था 5% प्लस 5% कितना हो गया 10%। तो ये था आपका एग्जाम्पल 3 मेथड को जो हमने यूज़ किया उसके बेस पे। अभी जो हमने फोर्थ मेथड था कि वसूली गई प्राप्ति विधि यानी कि जो रियलाइज यील्ड मेथड था उसके बारे में भी हम एक एग्जाम्पल लेके इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें जो हमने एग्जाम्पल लिया उसमें हम एवरेज की बात कर रहे थे क्योंकि एवरेज बेस पे ये निकाला था। देखिए रियलाइज यील्ड मेथड यानी वसूली गई प्राप्ति विधि, मार्केट प्राइस आपको दे रखा है 135 यानी 135, इश्यूड कॉस्ट है आपको 10, डीपीएस आपको दे रखा है 5,
ठीक है, सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये एक न्यू इशू कंपनी है तो इसमें हमें एनपी के बेस पे निकालना है। ये जो कंपनी है ये इन्फॉर्मेशन दे रही है एक नई कंपनी के बारे में, नई कंपनी के बारे में भी हो और जब हमको क्वेश्चन में जब आपको बहुत सारे ईयर दे रखे हैं और उनकी डिविडेंड की रेट भी दे रखी है तो हमें एनपी पे इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए डीपीएस अपॉन एनपी मल्टीप्लाई 100 प्लस जी, ठीक है, ये ग्रोथ रेट का है। क्योंकि ग्रोथ रेट का कैसे कैलकुलेशन कर रही है हमने, क्योंकि यहाँ पे नहीं दे रखा है ग्रोथ रेट है तो देखिए यहाँ पे वृद्धि कर रही है एक कंपनी, ठीक है। तो वृद्धि कितना कर रही है कि देखिए आपने देखा होगा कि 95 में वो डीपीएस कितना दे रही है, डिविडेंड पर शेयर 3, 96 में कितना दे रही है 3.30, फिर 97 में है 3.63। तो इस तरह से आपने देखा कि इसकी जो रेट है वो डिफरेंट क्या हो रही है, अलग अलग दे रखी है आपको इसके लिए डिविडेंड के लिए। तो इसका क्वेश्चन क्या आ सकता है, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, एक कंपनी है जिसकी कितनी है 135, क्लियर है आपको। साथ ही दे रखा है जो कंपनी है वो अपने कोष को एकत्रित करने का यानी कलेक्शन करने का या कह सकते हैं शेयर को इश्यू करने का जो है विचार ला रही है। प्रति अंश निगमन व्यय यानी कि जो इश्यूड कॉस्ट है पर शेयर की वो कितनी है 10। अब यहाँ पे कुछ दे रखे हैं ईयर, उस बेस पे कह सकते हैं द कंपनी हैज़ पेड डिविडेंड इन पास्ट ईयर एज फॉलो, ये दे रखा है पास्ट ईयर के। कंपनी जो अगले वर्ष है प्रति अंश लाभ 5 रुपये का लाभांश देना चाहती है, यानी कि नेक्स्ट ईयर वो 5 जो है वो रुपीज़ का डीपीएस यानी डिविडेंड पर शेयर देना चाहती है, क्लियर है। अब लाभांश देने की प्रतिशत कंपनी द्वारा जो समता अंशों की लागत ज्ञात करनी है। ध्यान रखिएगा इसमें एक वर्ड जरूर लिखिए मिलेगा आपको, न्यूली कंपनी, नई कंपनी है वो ऐसा प्रस्ताव रखना चाहती है या इक्विटी शेयर की लागत ज्ञात करना चाहती है। देखिए इसमें फॉर्मूला तो बहुत इजी था, ग्रोथ रेट है बढ़ाना चाहती है इसलिए डीपीएस अपॉन एनपी मल्टीप्लाई 100 प्लस जी लगा दिया हमने। नई कंपनी है इसलिए एनपी आ गया, ये आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने यहाँ पे मार्केट प्राइस क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक नई कंपनी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। साथ ही वो कह रही है जब आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है लास्ट ईयर के जो डेटा है वो इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो इस बेस पे हम देखेंगे कंपनी कितना बढ़ा रही है अपना जो डिविडेंड है वो। तो इसको निकालने के लिए ध्यान रखिएगा, इसको कैसे निकालते हैं, जैसे 95 से 96 की बात करते हैं, 95 से 96 की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने देखा कंपनी का कितना हो रहा है, पहले था 95 में 3, ठीक है, 3 रुपीज़ ये दे रहा है और यहाँ पे क्या है 3.30, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 0.30, ठीक है, कितने से बढ़ रहा है 0.30, क्लियर है आपको। 0.30 डिवाइडेड बाय जो पहले का डिविडेंड आपका है और उसे करेंगे और मल्टीप्लाई 100, तो इसे करने पर हमें पता चलेगा कि एक कंपनी, देखिए हमने यहाँ पे सॉल्व किया है 95 से 96 में उसकी ग्रोथ हो रही है 0.30 से, ठीक है, और अपॉन करेंगे जो पहले का डिविडेंड है यानी कि 3 रुपीज़ मल्टीप्लाई 100, तो ये आ रहा है कितना 10% डिविडेंड दिया, 10% से कंपनी ने 95 से 96 में बढ़ाया, ठीक है, वृद्धि की। 96 से 97 की बात करते हैं तो 96 में 3.30 था, 97 में 3.63 है, डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों का तो आ जाएगा 0.33। ध्यान रखिएगा 0.63 से माइनस करेंगे 0.30 को, इनका डिफरेंस निकालेंगे। अब पहले हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाला, अब हम जो डिफरेंस निकालेंगे जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो 96 और 97 ईयर का कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे तो आपका आ जाएगा 96 से 97 का जब कंपैरिजन करोगे तो 0.33 अपॉन करेंगे जो 96 की अमाउंट थी कितनी 3.30 मल्टीप्लाई 100, तो ये भी 10% से इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो कंपनी है आप आगे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 95 से 96 में 10% ग्रोथ हुआ, 96 से 97 में 10%, 97 से 98 में 10%, 98 से 99 में 10%, तो इस तरह से 10% का ग्रोथ हुआ। बस फॉर्मूला लगा दीजिए, 5 है आपका डीपीएस अपॉन करेंगे इसे एनपी 125 कैसे आया, मार्केट प्राइस था 135 और इश्यूड एक्सपेंसेस है 10, तो ये आ जाएगा 125, तो ये 125 हम कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। और यहाँ पे जो ग्रोथ रेट आई है वो हमने कैसे निकाली, क्योंकि 95 से आपने कंटिन्यू देखा कंपनी क्या कर रही है, कंपनी अपनी 10% से डिविडेंड की ग्रोथ
कर रही है। इसीलिए यहाँ पे जो हमारा DPS है वो तो क्वेश्चन में दे रखा था 125 आ गया आपका। NP कहाँ से आया, क्योंकि 135 रुपये आपके थे मार्केट के प्राइस के, और उसमें इश्यूड कॉस्ट भी दे रखी है 10 रुपये। तो हम क्या करेंगे, 135 में से आप क्या करोगे, 10 रुपये लेस कर दोगे। क्लियर है आपको। तो जो आपकी मार्केट प्राइस है उसमें से हम क्या करेंगे, इश्यूड एक्सपेंसेस जो 10 थे उसको जो लेस करेंगे तो आ जाएगा हमारा NP 125। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, 5 DPS अपॉन NP 125 मल्टीप्लाई 100 प्लस 10% ग्रोथ। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 4% और ये ग्रोथ रेट है 10%, तो ये आ जाएगा 14%। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको जो है वो ग्रोथ रेट निकालनी है। ग्रोथ रेट मोस्टली जो है वो कॉमन ही आती है जब आप कैलकुलेट करेंगे। आप इसे वर्किंग नोट में देंगे कि कितनी ग्रोथ हो रही है, 95 से 96 से, 96 से 97, 97 से 98 और 99। जब कंपैरिजन करेंगे तो कितनी कंपनी अपना डिविडेंड बढ़ा रही है। ओके, तो ये थे आपका इक्विटी शेयर कैपिटल की कॉस्ट का कैलकुलेशन करना। ओके।